हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस संडे को जो एग्ज़ाम किया है डीआरडीओ का टीयर 2 का। वो एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये जितना सारा क्वेश्चन है ये मैं कलेक्ट किया हूँ मेटलर्जी के कोई एक बंदा से, जो कि मेटलर्जी का है, और ये पेपर जो है ये पेपर भी मेटलर्जी का है। तो दोस्तों, अगर आप डीआरडीओ का टीयर 2 एग्ज़ाम अटेंड किए हो तो आपको ये सब क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। और ये वीडियो आपको तो ज़रूर देखना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना मार्क्स आपका आ रहा है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो से मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप डीआरडीओ का टीयर 2 जो एग्ज़ाम है अगर अटेंड नहीं भी किए हो फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो एग्ज़ाम में, डीआरडीओ का टीयर 2 एग्ज़ाम में सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका अपकमिंग एग्ज़ाम अभी आ रहा है इसको स्टील प्लांट एंड बोकारो स्टील प्लांट सेल का अंडर में जो है, इसको स्टील प्लांट एंड बोकारो स्टील प्लांट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितना सारा क्वेश्चन डाला हूँ सारा का सारा क्वेश्चन डीआरडीओ का टीयर 2 एग्ज़ाम में आया था। आप अगर अटेंड किए हो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना सारा ऑप्शंस है मैं ऑप्शंस खुद क्रिएट किया हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा जो मेरे को क्वेश्चन बताएगा तो ओनली क्वेश्चन ही बता पाएगा, ऑप्शन तो नहीं बता पाएगा ना। तो इसका हिसाब से मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऑप्शन जो है मैं खुद क्रिएट किया हूँ, लेकिन क्वेश्चन एकदम कोट अनकोट आपका डीआरडीओ का टीयर 2 एग्ज़ाम में आया था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या है। चार चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसा करके देखना है, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, ऐसा करके आपको देखना है। ठीक है। मेरे पास उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं ऐसा करके लिख कर रखा हूँ। ठीक है। लेकिन इसमें आपको गलती नहीं करना है। ऑप्शन बी में है एम एल टी टू दी पावर -2। ऑप्शन सी में है एम टू दी पावर -2 एल टी। और ऑप्शन डी में है एम एल स्क्वायर टी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये वाला आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। यंग मॉड्यूलस का ये डायमेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following process is applied for ultra pure metal। अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस अप्लाइड किया जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों फायर रिफाइनिंग, ऑप्शन बी में है जोन रिफाइनिंग, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोन रिफाइनिंग बोल के जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अल्ट्रा प्योर मेटल जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज अप्लाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following equation is the relation between young modulus poisson ratio एंड मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। यहाँ पर पूछा गया है कि यंग मॉड्यूलस पॉइजन रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी का बीच में जो रिलेशन है वो निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन जो है उसको एक्सप्रेस करता है। तो देखिए, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है एन इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 2 × 1 + p। ऑप्शन बी में है एन इक्वल्स टू वाई +2p। ऑप्शन सी में है y + 2p = 10। ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, y मतलब हो गया यंग मॉड्यूलस, ठीक है, और पॉइजन्स रेशियो मतलब p हो गया, और मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी को n, एज ए एन यहाँ पर ईटा नहीं n, ठीक है, एज ए एन यहाँ पर मैं एक्सप्रेस किया हूँ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, n इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 2 × 1 + p। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ यंग मॉड्यूलस पॉइजन रेशियो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का बीच में रिलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas is produced during semi combustion of coal।
कोयले का सेमी कंबक्शन का टाइम निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए में है SO2, ऑप्शन SO2 मतलब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है वाटर गैस, ऑप्शन डी में है प्रोड्यूसर गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेमी कंबक्शन ऑफ कोल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल के लिए? ऑप्शन ए में है हाई वोलेटाइल मटेरियल, ऑप्शन बी में है लो कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन सी में है मच स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, और ऑप्शन डी में है हाई लाइम परसेंटेज। तो दोस्तों सॉलिड फ्यूल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है। जब आप बर्न करिएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही तो बर्निंग होता है, जब बर्न करिएगा उसको कंबक्शन करिएगा तो बहुत ज़्यादा स्मोक जो है प्रोड्यूस होता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल का, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है मॉन्ड प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सट्रैक्शन? तो देखिए मैं नॉन फेरस वाला जो वीडियो डाला था मेटलर्जी का, उसमें मैं ये क्वेश्चन को लेकर के मैं डिस्कस किया था। मॉन्ड प्रोसेस जो है निम्नलिखित में से कौन सा मेटल का एक्सट्रैक्शन का टाइम इन्वॉल्व होता है, मतलब मॉन्ड प्रोसेस रिलेटेड टू व्हिच मेटल एक्सट्रैक्शन? ऑप्शन ए में आयरन, ऑप्शन बी में निकेल, ऑप्शन सी में लेड, ऑप्शन डी में टिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल एक्सट्रैक्शन का टाइम मॉन्ड प्रोसेस का यूज़ होता है, याद रखिएगा। आप अगर मेरा नॉन फेरस वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट में मैं अपलोड किया था बिफोर सेल एग्जामिनेशन, आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन सारा का सारा उसमें कवर मैं किया हूँ। वो वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा डाउट नॉन फेरस टॉपिक को लेकर के जितना सारा डाउट आपका अंदर में है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई विच थर्मोडायनेमिक्स लॉ? डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो है डेफिनेशन डिफाइंड किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ से? ऑप्शन ए में है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी में है जीरोथ लॉ, ऑप्शन सी में है सेकेंड लॉ, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है जीरोथ लॉ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जीरोथ लॉ में क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? जीरोथ लॉ में बोला जाता है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर ए केमिकली टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर जो है सी का साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और बी का जो है सी का साथ इक्विलिब्रियम में अगर रहेगा तो ए बी एंड सी तीनों का जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ये हो गया जीरोथ लॉ। यहाँ से जो है टेम्परेचर का डेफिनेशन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिटेक्टिक रिएक्शन? इसमें मैं कोई भी ऑप्शन नहीं डाला हूँ, इसीलिए नहीं डाला हूँ दोस्तों क्योंकि मैं बहुत क्या बोले उसको अंदर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पेरिटेक्टिक, टिक मतलब हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है लिक्विड से ही होगा, लिक्विड के साथ दूसरा कोई स्टेट रह सकता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग जो है लिक्विड से ही होगा, ठीक है। पेरिटेक्टिक का जो है दोस्तों लिक्विड प्लस बीटा ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फ़ा, ये जो है इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आप हीट भी कर सकते हैं और इधर कूल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है, अगर आप हीट करिएगा तो ये वाला आएगा, अगर इसको कूल करिएगा तो इधर वाला आएगा। तो ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन दोस्तों होता है 1492 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, जहाँ पर लिक्विड फेज डेल्टा फेज का साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ऑस्टेनाइट बोल के एक सॉलिड सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिजिकल मेटलर्जी वाला वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पेरिटेक्टिक रिएक्शन, याद रखिएगा। यहाँ पर लिक्विड मतलब लिक्विड हो गया और बीटा मतलब डेल्टा हो गया। बीटा मतलब एक फेज जो कि है आयरन कार्बन डायग्राम में पेरिटेक्टिक रिएक्शन में डेल्टा, जिसको डेल्टा बोला जाता है। और ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा, अल्फा मतलब हो गया अनदर फेज, अनदर सॉलिड सॉल्यूशन जो कि है आयरन कार्बन डायग्राम में ऑस्टेनाइट, जिसको गामा
बोल के रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग क्वेंचिंग ऑफ स्टील व्हिच डायग्राम इज फॉलो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टील का जब क्वेंचिंग होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम फॉलो किया जाता है, फॉलो होता है। ऑप्शन ए में है टीटीटी मतलब टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ऑप्शन बी में है सीसीटी मतलब कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ऑप्शन सी में है आयरन कार्बन डायग्राम। ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपका मेनली कन्फ्यूजन होना चाहिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का बीच में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, टीटीटी डायग्राम जो होता है, इसका कोई भी टीटीटी डायग्राम रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है। टीटीटी डायग्राम एक एक इमेजिनेशन है, इसको आप एक इमेजिनेशन बोल सकते हो। इसका कोई भी वैल्यू नहीं है रियल में, ठीक है। सीसीटी डायग्राम का वैल्यू है रियलिटी में। सीसीटी डायग्राम को सुपर इम्पोज करके टीटीटी डायग्राम बनाया जाता है, समझ में आया। टीटीटी सीसीटी डायग्राम को सुपर इम्पोज करके टीटीटी डायग्राम बनाया जाता है। रियलिटी में सीसीटी डायग्राम है लेकिन टीटीटी डायग्राम नहीं है, ये एक काल्पनिक है, ये एक इमेजिनेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसीटी, टीटीटी नहीं होगा। ड्यूरिंग क्वेंचिंग ऑफ स्टील व्हिच डायग्राम इज फॉलो, आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, सीसीटी हो जाएगा राइट आंसर। और आयरन कार्बन डायग्राम दोस्तों इसीलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेंचिंग का टाइम आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्वेंचिंग का टाइम दोस्तों जो है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है या तो फिर क्वेंचिंग जो ऑपरेशन है, ये नॉन इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। और आयरन कार्बन डायग्राम डील्स ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही डील करता है। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आयरन कार्बन डायग्राम का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम नहीं होगा, टीटीटी नहीं होगा, सीसीटी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्शन नहीं डाला हूँ क्योंकि मैं बहुत बढ़िया से आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए। देखिए, यूटेक्टॉइड रिएक्शन पूछा गया है। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया कि टिक मतलब हो गया लिक्विड से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। टिक मतलब हो गया लिक्विड से। और टॉयड TOID टॉयड मतलब हो गया सॉलिड से, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया यूटेक्टॉइड मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सॉलिड से होगा। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन दोस्तों होता है गामा ट्रांसफॉर्म इनटू टू फेज अल्फा प्लस बीटा। ट्रांसफॉर्म मतलब हो गया हीटिंग और कूलिंग, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पर हो गया गामा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन और अल्फा बीटा हो गया दो ठो अनदर फेज। तो दोस्तों आयरन कार्बन डायग्राम में ये होता है 727 भी बोल सकते हैं आप, 723 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैं फिजिकल मेटलर्जी वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैं बहुत अच्छा सा मैं डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और DRDO में भी पूछा गया था। तो देखिए 723 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, जब आप कूलिंग करिएगा ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म इनटू फेराइट एंड सीमेंटाइट। जब आप ऑस्टेनाइट को कूलिंग करिएगा बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा, फेराइट हो जाएगा एंड सीमेंटाइट हो जाएगा। फेराइट एंड सीमेंटाइट का ये जो फेज है, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पारलाइट, ठीक है। पारलाइट, यहाँ पर कार्बन परसेंटेज रहता है 0.8% कार्बन बाई वेट। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं पेरीटेक्टिक बात किया, यूटेक्टॉइड भी बात किया, अभी मैं यूटेक्टिक भी बोल देता हूँ, आपका पूरा का पूरा फिर क्लियर हो जाएगा। यूटेक्टिक, यूटेक्टिक। तो अभी मैं बताया टिक मतलब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन जो है लिक्विड से होगा, तो यहाँ पर भी टिक टिक है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड से ही होगा। लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू, यहाँ पर हो जाएगा हीटिंग, यहाँ पर हो जाएगा कूलिंग, ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब लिक्विड फेज से दो ठो अलग फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये होता है दोस्तों आयरन कार्बन डायग्राम में 1147 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड में, लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पर हीटिंग हो जाएगा, यहाँ पर कूलिंग हो जाएगा।
लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म होता है ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट बोल के दो फेज में। ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट जो फेज है एक साथ में, ये माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लेडेबोराइट। इसको लेडेबोराइट बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तीनों आपको बता दिया, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरिटेक्टिक, मैं ये तीनों बताऊंगा करके, यहाँ पर कोई भी मैं ऑप्शन नहीं रखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन ओर? निम्नलिखित में से कौन सा ओर जो है आयरन ओर नहीं है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है हेमाटाइट, ऑप्शन बी में है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी में पायराइट, ऑप्शन डी में रूटाइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूटाइल। अभी देखिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट तीनों जो है आयरन का ओर है, रूटाइल नहीं है। अभी रूटाइल किसका ओर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल बिलोंग फ्रॉम विच क्रिस्टल? ज़्यादा से ज़्यादातर मेटल बिलोंग करता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर से? ऑप्शन ए में है BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, ऑप्शन बी में है FCC, ऑप्शन FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, ऑप्शन सी में है HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज ट्रैक, ऑप्शन डी में है SC मतलब सिंपल क्यूबिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FCC। ज़्यादा से ज़्यादातर मेटल, याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादातर मेटल जो है FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोई भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेड ओर? निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेड ओर है? ऑप्शन ए में है गलीना, ऑप्शन बी में है रूटाइल, ऑप्शन सी में मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी में है कैस्टीराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलीना जो है लेड का ओर है। अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूटाइल किस चीज़ का ओर है, मैग्नेटाइट किसका ओर है, कैस्टीराइट किसका ओर है, ये तीनों किसका ओर है, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, कार्बोनेट ओर आर ट्रीटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताया था, मेरा जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वाला जो वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था कि कार्बोनेट ओर को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सल्फाइड ओर को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सारा का सारा मैं डाउट क्लियर किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बोनेट ओर आर ट्रीटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन दिया जाता है कार्बोनेट ओर को? ऑप्शन ए में कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी में है रोस्टिंग, ऑप्शन सी में लिचिंग, ऑप्शन डी में है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्सिनेशन। कार्बोनेट सी है, कैल्सिनेशन सी है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो कार्बोनेट ओर के लिए दोस्तों जो है कैल्सिनेशन होता है और रोस्टिंग होता है सल्फाइड। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन व्हिच ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट? ऑप्शन ए में है मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, ऑप्शन बी में है मैग्नेटिक पार्टिकल कैन बी डिमैग्नेटाइज्ड, ऑप्शन सी में डिमैग्नेटाइजेशन इज डन, ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। यहाँ पर पूछा गया है मैग्नेटिक, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक वन। जब आप मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, चिपक जाएगा उसमें नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना था कि फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर के, कल इसी टाइम पे आपको मिल जाएगा या तो फिर पहले भी मॉर्निंग में भी मिल सकता है। ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैं 20-25 क्वेश्चन ले करके आऊँगा कल मॉर्निंग में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और मैं जितना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट आपका सामने ऐसा वीडियो लेके आता है जो YouTube में जिस टाइप का वीडियो बनता ही नहीं है, कोई भी नहीं बनाता है। आप सर्च करके देख लीजिए, आपका अगर विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि मैं अभी DRDO का Tier 2 सॉल्व पेपर इसमें डाल रहा हूँ। कोई डाला है क्या YouTube में? अभी तक नहीं डाला है, 100% नहीं डाला है, डालेगा भी नहीं, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट का जो एग्ज़ाम हुआ था
भिलाई स्टील प्लांट का भी मैं सॉल्व पेपर डाला था, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया गया था। सेल क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता है। राहुल केला इस बार प्रोवाइड किया था, वो अलग बात है, लेकिन सेल प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके सॉल्व पेपर आपका सामने मैं पेश किया था। यूट्यूब में कोई भी नहीं किया है अभी तक, करेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट ऐसा कंटेंट लेकर के आता है जो कंटेंट पूरा यूट्यूब क्या पूरा इंटरनेट का दुनिया आप ढूंढ लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल वीडियो इतना था कि फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।